नमस्ते विद्यार्थियों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं प्रकरण लेकर बीए द्वितीय वर्ष का आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो इंग्लैंड की क्रांति के परिणाम को लेकर, इंग्लैंड की क्रांति के परिणाम के एक एक बिंदु के ऊपर आज विस्तार से अध्ययन करेंगे इस वीडियो में कि इंग्लैंड की क्रांति हुई, उसके बाद उसके परिणाम क्या निकले। इसमें पढ़ेंगे कि हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, हर सफल व्यक्ति सुंदर नहीं होता, सफलता उसको सुंदर बना देती है, सफलता उसको सुंदर बना देती है। इंग्लैंड की क्रांति के कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करें। इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी इंग्लैंड की क्रांति? 1688 में। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आता रहता है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड की जो क्रांति है वो इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। कैसे? 1685 की बात है कि इंग्लैंड के एक शासक थे जेम्स साल्स। इंग्लैंड के जो एक शासक हुए जिसका नाम था साल्स द्वितीय, और साल्स द्वितीय के निधन और मृत्यु हो जाने के बाद जेम्स द्वितीय शासक बनता है। और ये जेम्स द्वितीय है, जेम्स द्वितीय एक तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिद्दी व्यक्ति था और बदला लेने की भावना उसमें बहुत अधिक थी। और ये तानाशाही प्रवृत्ति और स्वेच्छाचारी व्यक्ति होने के कारण इंग्लैंड की जनता और संसद ने एक दिन उसके विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। उसे इतिहास में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति उसे कहा जाता है कि ऐसी क्रांति थी जिसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, वो अहिंसात्मक क्रांति थी। उसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। रक्तहीन क्रांति का मतलब होता है कि रक्त, इसमें दोनों पक्ष से रक्त की एक भी बूंद जमीन के नीचे नहीं गिरी थी, इसलिए उसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। दोनों पक्ष से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह क्रांति केवल प्रदर्शन और वार्तालाप से ही संपन्न हुई, इसलिए उसको गौरवपूर्ण क्रांति और रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इंग्लैंड की क्रांति का प्रमुख जैसे कारण था क्योंकि वहां का जो शासक था जेम्स द्वितीय। कौन सा शासक था? जेम्स द्वितीय। ये जेम्स द्वितीय जैसे ही शासक बनता है अपने भाई की मृत्यु के बाद, तो ये जेम्स द्वितीय एक तानाशाह और स्वेच्छाचारी शासक था। तानाशाह प्रवृत्ति का शासक था, स्वेच्छाचारी शासक था और कैथोलिक धर्म को मानने वाला था। कौन सा धर्म था उसका? जेम्स द्वितीय का कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। कौन? जेम्स द्वितीय। मनमानी करता रहता था, जिसके कारण जनता और संसद इसके विरुद्ध में खड़ी हुई, तब ये क्रांति हुई। इस क्रांति के कई कारण हुए थे। एक तो था जेम्स द्वितीय का कैथोलिकवाद होना, दूसरा उसके कारण था कि उसने स्थायी सेना में वर्दी कर दी थी जो इंग्लैंड के विरुद्ध थी। भाई, इंग्लैंड वाले लोग स्थायी सेना में वर्दी नहीं कर सकते, सेना को तो रखेंगे लेकिन स्थायी नहीं रखेंगे भाई। दूसरी कारण था कि उसने फ्रांस के शासक लुई 14वें से मित्रता कर दी थी, जो इंग्लैंड की जनता उससे नाराज थी, यह भी कारण था। उसने परीक्षा नियम को रद्द करवा दिया, जो पहले परीक्षा नियम चलते थे, योग्य व्यक्तियों को लिया जाता था, यह भी कारण था। असाधारण अपना खुद का ही न्यायालय बना दिया और अपने खुद के ही न्यायाधीश वहां रख दिए, जब चाहे वो अपने पक्ष में निर्णय करता था, अपने विरोधियों को कड़ी से कड़ी सजा देता था। एक दिन ये जनता इसके विरुद्ध में खड़ी हुई, ये भी उसके कारण हुए करते थे। अपन तो अब इसमें पढ़ेंगे उसके परिणाम। क्या पढ़ेंगे कि इसके परिणाम क्या निकले, एक एक बिंदु पर बात कर रहे हैं अपन, ध्यान से देखेंगे आप।
जेम्स द्वितीय की इस तानाशाही स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति से आपको रूबरू कराएंगे अपन। अधिकार विधेयक, जैसे ही इंग्लैंड की क्रांति समाप्त हुई तो एक अधिकार विधेयक पारित हुआ। क्या पारित हुआ? अधिकार विधेयक। अधिकार विधेयक पारित हुआ, एक कानून बना, विधेयक पारित हुआ, कानून बना। जेम्स द्वितीय को अपने दामाद और अपनी बेटी के विरुद्ध अपना जो शासन छोड़ना पड़ा। और इंग्लैंड में पहले जो राजतंत्र था, इंग्लैंड में पहले कौन सा था? राजतंत्र था, राजा का ही शासन था। अब बन गया संवैधानिक तंत्र। क्या बन गया? संवैधानिक राजतंत्र। राजा तो होगा लेकिन वो संसद के अधीन होगा। किसके अधीन होगा? संसद। पहले राजा स्वतंत्र थे, अधिकार विधेयक के बाद में राजा तो होगा लेकिन वो संसद के क्या होगा? अधीन होगा। जेम्स द्वितीय के पुत्री मैरी और उसके दामाद विलियम को संसद के समक्ष अपने इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने पड़े कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं, आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं है, आप किसी भी कानून को रद्द नहीं कर सकते हो, ना किसी व्यक्ति को पाबंद कर सकते हो, न किसी व्यक्ति को दंड से बचा सकते हो, न इस किसी को दंडित कर सकते हो। इस अधिकार विधेयक पर हस्ताक्षर करने पड़े कि राजा तो होगा लेकिन होगा संसद के अधीन, और संसद को सर्वोपरि बनाया गया। और राजा का तानाशाही जो शासन था, सर्वोपरि शासन, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया क्योंकि मैरी और विलियम के नेतृत्व में जेम्स द्वितीय को अपना शासन छोड़ना पड़ा। यह था अधिकार विधेयक पारित हुआ, राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक तंत्र स्थापित हुआ। अब राजा तो होंगे, और राजा किसके अधीन होंगे? संसद के अधीन होंगे। संसद को अभी मजबूत बना दिया। पहले राजा मजबूत हुआ करता था, वो जब चाहे संसद के किसी भी कानून को समाप्त कर सकता था। चलो दूसरे बिंदु की बात करें अपन। इंग्लैंड की क्रांति के बाद अपन बात कर रहे हैं दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं अपन। दूसरा बिंदु क्या है, कौन सा है? बात करें गदर अधिनियम। इंग्लैंड की क्रांति समाप्त होने के बाद एक दूसरा अधिनियम पारित हुआ जिसको गदर अधिनियम कहा जाता है, और गदर अधिनियम पारित हुआ 1696 ईस्वी को। जिस गदर अधिनियम, ये कौन सा अधिनियम था? गदर अधिनियम पारित हुआ इंग्लैंड की क्रांति के बाद। नियमों में परिवर्तन। इस गदर अधिनियम में सेना को संसद के अधीन कर दिया। अधिनियम में क्या किया? सेना को संसद के अधीन कर दिया। पहले सेना राजा के अधीन थी। राजा जिसको चाहे इसको सेना में रखता था और जिसको चाहे सेना से हटा सकता था। अब सेना है वो संसद के अधीन हो गई इस गदर अधिनियम के द्वारा। आपका प्रश्न आ जाए कि गदर अधिनियम कब पारित हुआ इंग्लैंड में? 1696 ईस्वी में गदर अधिनियम पारित हुआ, जिसमें सेना को संसद के अधीन किया गया। पहले क्या होता था कि राजा खुद सेना बनाता था। सेना और कैथोलिक धर्म के लोग थे, उनको ही सेना में भर्ती करवाता था। उस राजा ने कैथोलिक 30,000 से अधिक सेना बनाई थी, जो इंग्लैंड के विरुद्ध थी, स्थायी सेना के विरुद्ध थी। फिर भी जेम्स द्वितीय ने सेना बनाई और सेना में कैथोलिक धर्म के अनुयायियों को ही रखा, जिससे दूसरे धर्म के लोग और जनता उससे घृणा करने लगी और उसके विरुद्ध में खड़ी हुई। तभी इंग्लैंड की क्रांति हुई। और इसके बाद में एक नया नियम पारित हुआ कि चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जो सेना के योग्य है उसी को ही सेना में रखा जाएगा। जिसको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान है, इसको सेना जो वास्तव में योग्य है उसको ही सेना में भर्ती कराया जाएगा। सेना को किस में अधीन रखा गया? संसद के अधीन रखा गया था। ये गदर अधिनियम था। चलो हम दूसरी बात कर रहे हैं अपन, एक एक बिंदु की बात करें अपन। दूसरी बात कर रहे हैं सहिष्णुता अधिनियम। कौन सा अधिनियम?
अगला अधिनियम है सहिष्णुता अधिनियम, और सहिष्णुता अधिनियम पारित हुआ 1689 ईस्वी में इंग्लैंड की क्रांति के बाद। सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों में समानता। लेकिन इंग्लैंड का जो शासक, पहले बात करें इंग्लैंड की क्रांति से पूर्व में जाए, अपन किस में जा रहे हैं, पूर्व में जाए, तो इंग्लैंड का जो शासक था, क्या नाम था, जेम्स द्वितीय। कौन सा शासक था, जेम्स द्वितीय। एक कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। कैथोलिक रीति रिवाज से ही पूजा पाठ की जाती थी, उनके ही नियम अपनाए जाते थे। पहले क्या होता था कि जो राजा जिस धर्म को अपनाता था, प्रजा को उसी धर्म के रीति रिवाज नियमों को अपनाने पड़ते थे। अगर कोई प्रजा इनकी बात को नहीं मानती थी तो वो उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। ये जेम्स द्वितीय इतना तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति था कि वो अपना खुद का अपना कानून बनाता था, जब चाहे कानून को रद्द कर सकता है और जब चाहे संविधान के कानून को भी हटा सकता था। इतना पावरफुल व्यक्ति था। लेकिन जब इंग्लैंड की क्रांति के बाद एक अधिनियम पारित हुआ जिसको 1689 में, जिसे सहिष्णुता अधिनियम, अब किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे न्यायालय के क्षेत्र में हो, सभी के साथ समानता का अधिकार किया जाएगा। चाहे वो प्रोटेस्टेंट धर्म का हो, चाहे वो कैथोलिक धर्म का हो, सभी को समानता का अधिकार दिया गया इस सहिष्णुता अधिनियम के तहत। दूसरी बात करें प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता की अपन बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। इसमें पहले की अपेक्षा लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। पहले लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, अपने खुद के धर्म की पूजा पाठ रीति रिवाज अपनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। इसके बाद में उसमें दी गई। बात करें अपन प्रेस की स्वतंत्रता की, किसकी बात करें हैं, प्रेस की स्वतंत्रता। इंग्लैंड की क्रांति के बाद एक नया नियम अधिनियम पारित हुआ जो 1695 ईस्वी की बात है। एक नया प्रेस अधिनियम पारित हुआ। कौन सा अधिनियम पारित हुआ, प्रेस अधिनियम। प्रेस अधिनियम पारित हुआ। कौन सा अधिनियम पारित हुआ, प्रेस अधिनियम पारित हुआ। इसमें प्रेस पर सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। प्रेस से सारे प्रतिबंध हटा दिए। प्रतिबंध हटा दिए। पहले क्या होता था कि प्रेस, इंग्लैंड की क्रांति से पूर्व प्रेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। अगर कोई भी जनता या कोई भी व्यक्ति राजा के विरुद्ध में कोई विज्ञापन छपता था या राजा के विरुद्ध में खड़ी हो जाती थी तो राजा उसको कठोर से कठोर दंड देता था और राजा के विरुद्ध में बोलने का किसी को अधिकार नहीं था। लेकिन जब इंग्लैंड की क्रांति हुई तो इसके बाद में एक नया नियम बना प्रेस की स्वतंत्रता 1695 ईस्वी में, जिसमें प्रेस को पूरी तरह से उस पर प्रतिबंध हटा दिया। कोई भी व्यक्ति राजा या संसद के विरुद्ध में खड़ा हो सकता है, उसके विरुद्ध विज्ञापन दे सकता है। चलो अगले बिंदु की बात करें, त्रैवार्षिक अधिनियम। बात कर रहे हैं अपन त्रैवार्षिक अधिनियम की। एक अधिनियम पारित हुआ जिसका नाम है त्रैवार्षिक अधिनियम। त्रैवार्षिक अधिनियम, और ये त्रैवार्षिक का मतलब होता है 3 वर्ष का अधिनियम। 3 वर्ष तक के लिए वो अधिनियम बन गया। संसद में का चुनाव है। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि पहले जो राजा सर्वोपरि हुआ करता था, राजा जैसा चाहे कानून बना सकता है, जिसको चाहे हटा सकता है,
जो कानून राजा को अच्छा नहीं लगा उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन राजा सर्वोपरि था, लेकिन संसद का कोई महत्व नहीं था। इसके बाद में संसद पूरी तरह से क्या हो गई, मजबूत हो गई। इसमें बाद में संसद का चुनाव करवाया गया 3 वर्ष। त्रैवार्षिक अधिनियम में संसद का जो चुनाव है वो 3 वर्ष तक उसका चुनाव करवाया जाएगा और संसद के अधिकार ही सर्वोपरि होंगे, संसद के कानून ही मान्य होंगे। 3 वर्ष तक ये कानून बनेगा। फिर इसके बाद में राजा 3 वर्षों के बाद में अपनी मोहर के द्वारा पुनः संसद का चुनाव करवा सकता है, क्योंकि राजा को कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया जाता था। इंग्लैंड की क्रांति के बाद त्रैवार्षिक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें संसद के जो चुनाव है वो 3 वर्ष के होंगे और 3 वर्ष के बाद में संसद का पुनः चुनाव राजा अपनी मोहर लगाकर उसका चुनाव पुनः करवा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर बीच में ही चुनाव करवा सकता है इस त्रैवार्षिक अधिनियम के द्वारा। बात करें हम राजद्रोह अधिनियम की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, राजद्रोह अधिनियम। अधिकार विधेयक अधिनियम, गद्दार अधिनियम, सहिष्णुता अधिनियम, प्रेस की स्वतंत्रता, त्रैवार्षिक अधिनियम और राजद्रोह अधिनियम। राजद्रोह अधिनियम अपन बात कर रहे थे त्रैवार्षिक अधिनियम 1694 में। इंग्लैंड की क्रांति होने के बाद 1694 ईस्वी को एक अधिनियम पारित हुआ जिसको त्रैवार्षिक अधिनियम कहा जाता है। कौन सा अधिनियम था, त्रैवार्षिक अधिनियम। 3 वर्षों के लिए अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के तहत संसद का चुनाव है वो 3 वर्षों के लिए होगा और 3 वर्षों के बाद राजा स्वयं है अपनी मोहर के द्वारा संसद का चुनाव करवाएगा। ये इस अधिनियम के द्वारा पारित हुआ। त्रैवार्षिक अधिनियम कब पारित हुआ, 1694 में। ये 3 वर्ष तक के लिए संसद का चुनाव करवाया जाएगा। इसके बाद में संसद ही सर्वोपरि यानी शक्तिशाली संसद को बना दिया था। अगला अधिनियम की अपन बात करें, राजद्रोह अधिनियम। कौन सा अधिनियम की बात कर रहे हैं अपन, राजद्रोह अधिनियम। राजद्रोह अधिनियम है वो 1696 ईस्वी को पारित हुआ। ये अधिनियम कब पारित हुआ, 1696 में। कौन सा अधिनियम था, राजद्रोह अधिनियम। कौन सा अधिनियम, राजद्रोह अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा अपराधी होता था, अपराध करता था अपराधी को 5 दिन के भीतर अपनी गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। गवाह पेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के द्वारा अधिकार प्राप्त हुआ। 1696 की बात है, राजद्रोह अधिनियम पारित हुआ जिसमें अपराधी को 5 दिन के भीतर अपने गवाह पेश करने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, राजा सर्वोपरि हुआ करता था। राजा का अपना खुद का असाधारण न्यायालय था, जेम्स द्वितीय का, जिसमें वो अपने विद्रोहियों को कड़ी सजा देने के लिए अपने विद्रोहियों को कड़ी सजा देने के लिए वो अपना खुद का न्यायालय बना दिया और अपने ही न्यायालय में अपने ही न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया जो कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे। ये मनमाने तरीके से न्याय करते थे, अपने ही पक्ष में न्याय करते थे, जिसके कारण इसको खूनी न्यायालय भी कहा गया। एक दिन यहाँ की जनता ने इस न्यायालय का विद्रोह कर दिया। फिर जैसे ही इंग्लैंड की क्रांति हुई तो ये अधिनियम पारित हुआ जिसमें सभी को अपना समान न्याय प्राप्त हुआ कि कोई भी अपराधी अगर कोई अपराध करता है तो 5 दिन के भीतर उसको परामर्श करने का या सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया 1696 ईस्वी के अंतर्गत। ये अपन बात कर रहे हैं राजद्रोह अधिनियम के तहत। अगली बात अपन कर रहे हैं, अगली बात अगर हम करें, अधिनियम
उत्तराधिकारी निर्णय अधिनियम। उत्तराधिकारी निर्णय अधिनियम कब पारित हुआ? 1701 ईस्वी में इंग्लैंड में एक अधिनियम पारित हुआ जिसको बोलते उत्तराधिकारी अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? उत्तराधिकारी अधिनियम। ये उत्तराधिकारी अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत ये फैसला किया गया कि राजा का दैवीय अधिकार को समाप्त कर दिया, कि राजा स्वयं को अपना मानता था कि स्वयं भगवान ने हमें जनता की रक्षा करने के लिए भेजा है। अगर कोई जनता हमारी अवहेलना करती है तो स्वयं भगवान की अवहेलना करती है, ऐसा राजा का मानना था। दैवीय अधिकार था कि राजा की मृत्यु हो जाने के बाद उसका बेटा शासक बनेगा, लेकिन अब राजा तो बनेगा लेकिन वो संसद की अनुमति से ही बनेगा। जब राजा का चुनाव करवाया जाएगा तब संसद के अधीन चुनाव करवाया जाएगा। संसद को अधीन यानी संसद को इतना मजबूत बना दिया कि अब राजा संसद जिसको चाहे उसको राजा बनाएगी। जैसे राजा तो उसका बेटा ही होगा लेकिन संसद के अधीन होगा, संसद वहाँ उपस्थित होगी, तभी राजाओं का चुनाव करवाया जाएगा इस अधिनियम के तहत, जिसमें संसद को मजबूत बना दिया। जो पहले राजतंत्र था उसको अब संवैधानिक तंत्र में तब्दील कर दिया, और जो राजतंत्र जो राजा का जो शासन था, पहले राजा सर्वोपरि होता था, अब संसद को इतना मजबूत बना दिया कि संसद जो कानून बनाएगी वो सभी को मानना होगा। संविधान जो कानून बनाएगा वो सभी को मानना पड़ेगा। लेकिन पहले जब राजा जैसा चाहे कानून बनाता है, जिस कानून को चाहे वो रद्द कर सकता है, अब ऐसा नहीं है। उत्तराधिकारी अधिनियम पारित किया गया, उसमें उत्तराधिकारी संसद के अधीन उत्तराधिकारी का चुनाव किया गया। अगली बात करें, संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। देखो पहले क्या होता था कि संसद इतनी सर्वोच्च नहीं थी, संसद का इतना कोई महत्व नहीं था, संसद और जनता का कोई महत्व नहीं था। केवल राजा ही सर्वोपरि, राजा ही कानून बनाता था जो जनता को मानना पड़ता था। राजा जब चाहे नया कानून बना सकता है, जब चाहे नया कानून को रद्द कर सकता है, संविधान के कानून को भी रद्द कर सकता है, अपना खुद का न्यायालय बना सकता है, अपने ही व्यक्तियों को नौकरी पर रख सकता है। सारे अधिकार राजा के पास में थे। संसद केवल नाम मात्र की हुआ करती थी। और जब इंग्लैंड की क्रांति हुई तो संसद को मजबूत बना दिया, स्वतंत्र बना दिया पूरी तरह से, कि कोई भी राजा संसद के विरुद्ध में नहीं जा सकता है। अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो वो राजा को भी मानना पड़ेगा। 20वीं शताब्दी तक एक ऐसा समय आया कि कोई भी राजा संसद के विरुद्ध नहीं जा सका। मतलब इतनी संसद को इतना मजबूत बना दिया कि अब संसद पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई थी। ये सारे कानून पारित हुए। देखो कौन से, एक तो अधिकार विधेयक कानून, गदर अधिनियम, सहिष्णुता अधिनियम, प्रेस की स्वतंत्रता, त्रैवार्षिक अधिनियम, राजद्रोह अधिनियम, उत्तराधिकारी अधिनियम और संसद की सर्वोच्चता स्थापित करना, ये सारे अधिनियम इंग्लैंड की क्रांति के परिणाम के बारे में हमने अध्ययन किया है। अगले वीडियो के अंतर्गत हम अमेरिका की क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।